Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video tutorial on the topic of dark reactions of photosynthesis, and specifically I would say that we are talking about Calvin cycle. In the previous lecture we had discussed various events of photosynthesis, the light reactions as well as the cyclic and non-cyclic electron flow, their differences, their main important electron transport chains and their pathways, and also the energy production of ATP and reducing power of NADH in different photo systems in the previous lectures. And in this lecture we will discuss about the second phase of photosynthesis, that is about dark reaction, or commonly and specifically you can say that we are going to learn about Calvin cycle. So let's start our lecture. इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, कैल्विन साइकिल क्या है, ये किस स्कीम के थ्रू काम करता है और कैसे ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करके ग्लूकोज की प्रोडक्शन देता है। सो अगर हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं जिसमें हमें लाइट की क्योंकि ज़रूरत नहीं होती तो उसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, बट यू हैव टू कीप इट माइंड कि अगर आप बात करते हैं डार्क रिएक्शन की तो उसका मतलब ये नहीं है कि शाम में हो रहे हैं या रात में, इसका जस्ट ये मतलब है दैट दिस इज़ द लाइट इंडिपेंडेंट फेज़। इसको ज़रूरत नहीं है लाइट की, ठीक है, कि ये लाइट की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, वहाँ तक लाइट पहुँच नहीं पाती है, दैट्स वाई इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप इसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ कहें या कैल्विन साइकिल कहें, ये ज़्यादा बेहतर है टर्मिनोलॉजी एज़ कम्पेयर टू कि दिस की, बिकॉज डार्क रिएक्शन इज़ अ वेरी वेरी कॉमन टर्म, ये बहुत ही कॉमन टर्म है। सो बेटर है कि आप बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करें, लाइट इंडिपेंडेंट फेज़ एंड कैल्विन साइकिल। एनीवेज, मूविंग टूवर्ड द लेक्चर, हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्योंकि लाइट यूटिलाइज नहीं होती तो आप इसको इंडिपेंडेंट फेज़ कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली NADPH और ATP की एनर्जी कंज्यूम की जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जा सके कि इस फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर NADH रिड्यूसिंग पावर के तौर पे रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ATP इसके अंदर अपनी एनर्जी को इनकॉर्पोरेट करके फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक 3 कार्बन कंटेनिंग ट्रायोज कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज़ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और कॉमनली नोन एज फेमस G3P मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी हम इसमें ये बात कर रहे थे कि जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसके अंदर 2 फेजेस थी, तो अभी हम जिस फेज़ के बारे में बात करने वाले हैं या कर रहे हैं वो कैल्विन साइकिल की है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाती है G3P मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का भी नाम देते हैं। अब इसके अंदर जो पहला मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर बनने वाला जो पहला मॉलिक्यूल है वो कार्बन 3 मॉलिक्यूल है, यानी इसको हम C3 पाथवे भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि G3P 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, दैट्स वाई आप इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, आप इसको C3 पाथवे का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक और बात भी करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट प्लांट हैं, जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, उनके अंदर C4 पाथवे भी होता है जिसको क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहते हैं, जो कि इस चैप्टर के एंड में मेंशन है और इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के एंड में इसको ज़रूर पढ़ेंगे। तो वो भी मौजूद होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, ये उनकी ख़ास अडेप्टेशन है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्विन साइकिल, हम यहाँ पे कैल्विन साइकिल की बात कर रहे हैं कि कैल्विन साइकिल किस तरह से वर्किंग करता है प्लांट्स के अंदर। सो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि कैल्विन साइकिल जो है एक ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन, सीरीज़ ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली एंड प्रोडक्ट G3P के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मेल्विन कैल्विन ने फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वर्किंग करते हुए इसको डिस्कवर किया था कि ये पाथवे प्लांट्स के अंदर इस तरह से होता है, दैट्स वाई इसको कैल्विन साइकिल का नाम दिया जाता है और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1961 में फॉर दिस वर्किंग। इसमें 3 फेजेस होती हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, दैट इज़ RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। अच्छा, साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देती हूँ। बेसिकली होता ये है कि साइकिल का एक्सेप्टर है ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, RUBP जिसको कहा जाता है, और पहला बनने वाला मॉलिक्यूल है 3 फॉस्फोग्लिसरेट और इसमें इस्तेमाल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब होता ये है कि एक मॉलिक्यूल,
ठीक है, RuBP का एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्योंकि 5 कार्बन कंटेनिंग था और ये एक आ गया तो टोटल 6 कार्बन हो गए। और 6 कार्बन कंटेनिंग हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यानी एक ये बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट और एक इसके साथ होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है जी। साइकिल 1 इस तरह से जब कंप्लीट होता है, फिर साइकिल 2, फिर साइकिल 3। 3 साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो है ना 6 ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, जिनमें से एक चला जाता है ग्लूकोज के सिंथेसिस में और बाकी सारे रीजनरेशन वाले स्टेप की तरफ जाते हैं। यानी कि सादा अल्फाज में कहने का मकसद ये है कि एक RuBP एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके पहला साइकिल करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके दूसरा साइकिल करेगा और तीसरा मॉलिक्यूल तीसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके तीसरा साइकिल करेगा। साइकिल 3 के एंड पर आपको ये चीज़ मिलती है जिसमें से एक ये चला जाता है G3P का मॉलिक्यूल ग्लूकोज की सिंथेसिस के अंदर और बाकी चले जाते हैं ये रीजनरेशन के स्टेप्स में। अब हम क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ सकते, एक ही चीज़ को 3 दफ़ा तो रिपीट नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस हम इसके साथ भी 3 मेंशन कर देते हैं, इसके साथ भी 3 मेंशन कर देते हैं। जब ये दोनों 3 हैं तो इन सब के साथ हमें 6 मॉलिक्यूल जो है ये 6 मेंशन करने पड़ेगा, क्योंकि ये जब दोनों कंबाइन करते हैं तो ऑब्वियसली ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 6 का मतलब ये है कि 3 एक के पास होंगे और 3 जो होंगे वो दूसरे के पास होंगे, इस तरह से। ठीक है। सो कन्वीनियंस के लिए हम इसके साथ क्या करते हैं कि 3 लिख देते हैं, इसके साथ भी 3, यानी 3 साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये वाला स्टेप कंप्लीट हो रहा है। और क्योंकि हमने डिस्कस ही इसी स्टेप को करना होता है, रीजनरेशन को डिस्कस करना होता है, दैट्स वाई हम 3 के साथ मेंशन कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है। और इधर 6 मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में वर्किंग कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर ऑफ केल्विन साइकिल। इसमें हम सबसे पहली फ़ेज़ कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर रहे थे। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि 5 कार्बन कंटेनिंग जो कार्बन फॉस्फोराइलेटिंग शुगर राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है क्योंकि ये कंबाइन कर सकता है रुबिस्को की मदद से। व्हाट इज़ रुबिस्को? इट इज़ बेसिकली राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम और इसके पास 3 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा 3 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6 कार्बन फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है। 6 कार्बन्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि अब क्योंकि हमने साइकिल किसके साथ शुरू किया 3 के साथ ना, सो ऑब्वियसली 3 जब की हम बात करें और हम ये बात करें कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड वर्किंग करेंगे तो वही बात है कि 3 अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं 6 कार्बन कंटेनिंग के, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये वैसे शॉर्ट वाइल जस्ट मौजूद होगा, फिर ये फ़ौरन से ब्रेकअप कर जाएगा इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी कहते हैं इसको, 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल के अंदर बन जाएगा और फॉस्फेट जो कि ये पोजीशन नंबर 3 पर होती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट G3P मॉलिक्यूल, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं कि 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड 3PGA की हम बात कर रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि अब वो RuBP की वजह से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो चुकी है, दैट्स वाई वी कॉल दिस स्टेप एज कार्बन फिक्सेशन, जिसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है केल्विन साइकिल का, वो क्योंकि 3 कार्बन कंटेनिंग 3PGA मॉलिक्यूल होता है, तो इस वजह से हम इस पाथवे को C3 पाथवे का नाम देते हैं। ठीक है। C3 पाथवे हो जाता है। अब होता ये है कि बाद में क्या होगा कि ये जो 6 मॉलिक्यूल थे, यानी जो हम बात क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 6 किस वजह से मेंशन किया था, हम पहले ही बात कर चुके हैं। 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के साथ जो है ना ये थे। अब ये 6 ATP को यूटिलाइज़ करेंगे, उनको ADP में कन्वर्ट करके, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे फर्दर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये जब आगे 6 NADPH को यूटिलाइज़ करेगा तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब क्योंकि ये वाला जो स्टेप था, यानी ATP यूटिलाइज़ हुआ, फिर उसके बाद NADH यूटिलाइज़ हुआ, तो फाइनली हमारे पास G3P मॉलिक्यूल बन गया। तो इस फेज़ को हम नाम देते हैं रिडक्शन फेज़ का। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ ATP यूटिलाइज़ होगा तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फिर NADPH यूटिलाइज़ होगा तो फाइनली हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी G3P के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल को लीव कर जाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस के ताकि वो ग्लूकोज के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। बाकी बचे 5 मॉलिक्यूल्स। अब ये 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रीजनरेशन के स्टेप की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। यानी 5 मॉलिक्यूल जो हैं ये रीजनरेशन की तरफ जाएंगे। अब रीजनरेशन में होता ये है
कि अगर हम 5G3P मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये रीजनरेशन की स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें से हम कहते हैं कि 5 मॉलिक्यूल एंड ईच कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। सो ये इस तरह से हैं कि अभी हमने क्या कहा है कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं ईच कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, या इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको आसानी हो, कि अभी हमने बात करनी है टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कि वो किस तरह से ख़ुद को रीअरेंज करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन कि हम ये बात कर रहे हैं कि 5 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास और हर एक 3 कार्बन कंटेनिंग है। 5 इंटू 3 इज़ इक्वल टू टोटल 15 कार्बन है। अब रीअरेंजमेंट किस तरह से होती है कि 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं एंड ईच मॉलिक्यूल इज़ 5 कार्बन कंटेनिंग सिचुएशन, फिर हमारे पास जो है वो 15 कार्बन्स की होती हैं, ठीक है। सो होता ये है कि इस केल्विन साइकिल के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस था केल्विन साइकिल का, इसमें हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो गए, 6 NADH मॉलिक्यूल, 6 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं और इसके अलावा हमारे पास बनता है क्या है, एक G3P का मॉलिक्यूल बन जाता है और बाकी सारे रीजनरेशन की तरफ चले जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P आर रिक्वायर्ड। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P का क्या मतलब है कि अब इन तीनों के, अब ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि ये 3 दफ़ा होगा ना साइकिल, तो ये हमने बात स्टार्टिंग में कर ली है कि ये साइकिल जब 3 दफ़ा हो जाएगा तब आपके पास ये चीज़ बनेगी, तब आपके पास एक मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह 3 और मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज़ करके और ये साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो आपके पास जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल भी G3P का आ जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास 2 G3P के मॉलिक्यूल होंगे तब जाके ग्लूकोज बनती है। सो जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होगा कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एक हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं केल्विन साइकिल की, कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज़ किया, 6 NADPH, 9 ATP यूटिलाइज़ किया, तो एक G3P का मॉलिक्यूल और ये सारी चीज़ें बनी। ये तो एक G3P का मॉलिक्यूल है, इस बिल्कुल इसी तरह दूसरा G3P का मॉलिक्यूल भी बनेगा। वो दोनों कंबाइन करके और माइनर सीरीज़ ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद फाइनली ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि फोटोसिंथेसिस का जो पहला प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज नहीं होता, बल्कि वो ट्रायोज शुगर G3P मॉलिक्यूल होता है। G3P दोनों कंबाइन करते हैं तो फिर जाके ग्लूकोज बनती है। तो ग्लूकोज सेकेंडरी मॉलिक्यूल है या दूसरे नंबर पर बनता है। पहला जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का यानी केल्विन साइकिल का, दैट इज़ G3P मॉलिक्यूल, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है ना वो ये होती है। दैट वाज अबाउट केल्विन साइकिल। मैं आपको एक दफ़ा फिर से एक चीज़ बता देती हूँ, आपके माइंड में ये रीज़न ज़रूर थोड़ा सा घूमा फिरा होगा। मैं आपको इस तरह से इस चीज़ को समझा रही हूँ कि हमारे पास क्या है कि एक मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो 6 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये 5 है, ठीक है, ये 5 है और ये 1 कार्बन है, तो टोटल 6 कार्बन हो गए, वो स्प्लिट होकर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल इसके बना देंगे। ये पहला साइकिल है। दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा, तीसरा भी ऐसे होगा। तीसरे के एंड पे आपको ये स्टेप भी मिलेगा और तीसरे के एंड पे आपको ये स्टेप भी मिलेगा। अब क्योंकि ये साइकिल 3 दफ़ा होना है और इवेंट बिल्कुल सेम है, तो हम इसको 3 दफ़ा तो रिपीट नहीं कर सकते। सो अपनी आसानी के लिए हम इसके साथ भी 3 लिख देते हैं और इसके साथ भी 3 लिख देते हैं। ये 3 दफ़ा जब होगा तो आपके पास ये वाली चीज़ भी आ जाएगी जिसमें से एक यहाँ से मूव कर जाएगा, ठीक है, जिसकी ये नेट रिएक्शन आपके पास पड़ी है। बिल्कुल वैसे ही अगेन 3 दफ़ा ये साइकिल होगा और आपके पास फिर ये स्टेप आ जाएगा और फिर एक और मॉलिक्यूल आपके पास आ जाएगा और फिर बिल्कुल नेट रिएक्शन ऐसा ही बनेगा। तो 2 मॉलिक्यूल आपके पास जो हैं वो G3P के आएंगे। ये मॉलिक्यूल फाइनली आगे कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आपने माइंड के अंदर ये चीज़ क्लियर रखनी है कि फोटोसिंथेसिस या केल्विन साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट होता है वो G3P मॉलिक्यूल है। ये फिर क्योंकि ग्लूकोज के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ऑल दो ग्लूकोज प्रोडक्ट हम काउंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ग्लूकोज सेकेंडरी बनता है, वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का G3P मॉलिक्यूल होता है और सेकेंडरी प्रोडक्ट जो होगा वो ग्लूकोज होगा, क्योंकि 2 G3P मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। द रीज़न इज़ दैट G3P इज़ 3 कार्बन कंटेनिंग, 3 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुए ना, तो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह दूसरा G3P भी 3 कार्बन कंटेनिंग होगा। इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपके पास 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल तब बनता है। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है दैट एनलिस्ट द इवेंट्स ऑफ केल्विन साइकिल,
या स्केच द पाथवे ऑफ कैल्विन साइकिल। तो ये वेल लेबल्ड साइकिल आपको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी ये वेल लेबल्ड साइकिल है जो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपसे ये लॉन्ग में ही आता है, इसमें ऐसे जितने शॉर्ट नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। यूँ भी आ सकते हैं, एनलिस्ट द पाथवे ऑफ कैल्विन साइकिल, या फिर ड्रॉ द स्केच ऑफ C3 पाथवे, ड्रॉ द स्केच ऑफ कैल्विन साइकिल, और या यूँ भी आ सकता है स्केच द पाथवे ऑफ डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो बाकी पॉइंट्स होंगे, जो बाकी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो भी ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको प्रीवियस और एज़ वेल एज़ जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको आसानी हो अपनी प्रिपरेशन के अंदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।